हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 का चैप्टर 2। यूनिट 3 हमारी है केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक संस्थान। चैप्टर 2 हमारा है यूनिट 3 का संसद। सिलेबस आप देख लीजिए यूनिट 3 का एक बार। यूनिट 3 में टोटल 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर हम कवर कर चुके हैं प्रधानमंत्री वाला, और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 2 संसद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पर जो भी आप लेक्चर एकलव्य स्नातक पर देखते हैं उस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाती है एज ए नोट्स, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, परिचय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो सरकार आती है वो लोगों के द्वारा चुन कर के आती है। तो भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें संसद जो है एक विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखता है। यानी संसद के द्वारा ही यहाँ पर कानूनों का निर्माण किया जाता है, और संसद के द्वारा ही जो चुनी हुई सरकार होती है वो यहाँ से व्यवस्था को चलाती है। तो संसद एक विशिष्ट और केंद्र का स्थान रखता है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में। भारत का संविधान संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। जो संसद है, यहीं पर कानूनों का निर्माण होता है, और कानूनों में किसी भी प्रकार का यदि कोई बदलाव करना है वो भी यहीं पर किया जाता है। तो संसद को केंद्र सरकार का विधायी अंग जो है वो माना जाता है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप भी कहते हैं। संसदीय सरकार जो होती है उसको कैबिनेट सरकार भी कहते हैं, उत्तरदायित्व सरकार भी कहते हैं, और सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप भी कहते हैं। अब ये जो चीज़ है, यानी कि जो कैबिनेट सरकार है, संसदीय व्यवस्था जो है, ये ब्रिटेन में भी है, ये जापान में भी है, ये कनाडा में भी है, और भारत में भी है। संसद की बात करें तो देखिए, अनुच्छेद 79 के प्रावधान के तहत, अनुच्छेद 79 के प्रावधान के तहत भारत की संसद के मुख्य 3 घटक हैं। 3 घटक क्या है? पहला है लोकसभा। लोकसभा भंग किए जाने की विषय वस्तु है। लोकसभा जो है वो संसद का स्थायी अंग नहीं है, इसको भंग किया जा सकता है। वहीं राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन होता है। किसका? संसद का स्थायी सदन होता है ये। और तीसरा है इसमें राष्ट्रपति पद, जो कभी भी खाली नहीं रह सकता। तो ये तीन संसद के 3 पिलर आप कह सकते हो। संसद के 3 पिलर होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक राष्ट्रपति होता है। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये एक स्थायी सदन के रूप में कार्य करता है संसद के लिए। और दूसरा तीसरा होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता। राष्ट्रपति की बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग होता है। वह दोनों सदनों में किसी में भी ना तो बैठ सकता है, ना वो लोकसभा में बैठ सकता है, ना वो राज्यसभा में बैठ सकता है, और ना ही इन दोनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। परंतु दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं बन सकता है। यानी कि कोई भी जो विधेयक है जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, उसके बाद वो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो उस विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति होना अति आवश्यक है। कुछ विधेयक तभी, कुछ ऐसे विधेयक भी होते हैं, कुछ ऐसे कानून भी होते हैं, वो तभी लाए जाते हैं जब राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त हो। यानी राष्ट्रपति की जब तक एडवाइस नहीं ले ली जाएगी तब तक वो विधेयक जो है वो लोकसभा या राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। राष्ट्रपति सदन को एक सत्र से दूसरे सत्र तक उपस्थित होने के लिए आदेश जारी करता है। यानी कि दोनों सदनों को एक तरीके से एक सत्र से दूसरे सत्र में, ठीक है, उपस्थित होने का जो काम, उपस्थित होने के लिए जो आदेश देता है, ऑर्डर जो देता है, वो कौन देता है? वो राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात करें तो देखिए, वह संसद की बैठक बुलाता है। संसद की बैठक बुलाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। अथवा कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो संसद की कार्रवाई को या संसद के किसी सत्र को स्थगित भी कर सकता है। ये पावर राष्ट्रपति के पास होती है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। एक संयुक्त अधिवेशन भी होता है जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन के जो
सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो इस संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। जब भी संसद के अंदर लोकसभा में सरकार चुनी जाती है और पहला एक तरीके से पहला कार्यकाल जो चलता है, तो उसमें जो उसको संबोधित करता है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति संबोधित करता है। जिसमें जब प्रत्येक 5 साल बाद नए चुनाव होते हैं, ठीक है, नए चुनाव के बाद एक नई सरकार चुनी जाती है, तो उसका पहला संबोधन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह संसद में लंबित किसी विधेयक या किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में आया और वो काफी दिनों तक लोकसभा के अंदर ही रखा हुआ है, तो उस लंबित यानी उसमें जो देरी लग रही है उससे संबंधित संदेश जो है वो राष्ट्रपति भेज सकता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों, तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद है और उपाध्यक्ष का जो पद है वो खाली है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त होता है कि वो जो सदस्य है लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता जो है वो सौंप सकता है। ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है। यदि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति दोनों सदन का रिक्त हो, तो वो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। सेम काम वो राज्यसभा में भी कर सकता है और सेम काम वो लोकसभा में भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति की ये विधायी शक्तियों के रूप में इसको जो है माना गया है। वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। आपको पता ही होगा राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए और राज्यसभा की सदस्यता उनको प्रदान करता है। ऐसे में वो किन क्षेत्रों से चुनता है व्यक्तियों को? साहित्य से चुनता है, विज्ञान से चुनता है, कला से, समाज सेवा से, और आज के समय में तो खेलों के द्वारा भी, स्पोर्ट्स से भी जो है वो चुने जाते हैं। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय होते हैं, एनआरआई जो होते हैं ना, उनको कहते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य। तो उनमें से 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की योग्यताओं के प्रश्न पर निर्णय लेता है। यानी चुनाव आयोग के साथ डिस्कशन करने के बाद संसद के सदस्यों की योग्यताओं के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों की प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश व आज्ञा आवश्यक है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं, कुछ ऐसे कानून होते हैं जो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद में उसको नहीं लाया जा सकता। लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं भी उसको लाया नहीं जा सकता है। तो जब तक कुछ विशेष ही होते हैं ये, उसमें राष्ट्रपति की सलाह ना हो, उनको जो है संसद में नहीं लाया जा सकता। जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो वह विधेयक अपनी स्वीकृति देता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है अथवा विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। मान लीजिए कोई विधेयक है, उसे लोकसभा के द्वारा पारित किया गया, ठीक है, उसके बाद उसे राज्यसभा के द्वारा भी पास कर दिया गया, उसके बाद वो जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि या तो वो अपना निर्णय सुरक्षित रख सकता है कुछ समय के लिए, या फिर वो उस विधेयक को वापस कर सकता है कि भाई इसके अंदर ये सुधार होने चाहिए। ठीक है, तो ये पावर, लास्ट अंतिम पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है विधेयक पर क्या निर्णय लिया जाना है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को संसद का निम्न सदन माना जाता है, या निम्न सदन के रूप में भी इसको नामांकित किया जाता है। जनता के सदन को लोकसभा के रूप में जाना जाता है, ठीक है, लोकसभा को जनता के सदन के रूप में भी जाना जाता है या निम्न सदन के रूप में भी इसको बुलाया जाता है। इसके सदस्य जो होते हैं वो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। आप सभी को पता है लोकसभा में कौन बैठते हैं? सांसद बैठते हैं, ठीक है, और सांसद का चुनाव कौन करता है? सांसद का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो सीधे सीधे जो सांसद लोकसभा में बैठते हैं उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है वो 552 निर्धारित की गई है। इनमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं
और 20 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि करते हैं। अब ये संघ राज्य क्षेत्र क्या है? संघ राज्य क्षेत्र होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन, अभी मैंने आपको बताया था, जो एनआरआई जो होते हैं उनको कौन मनोनीत करता है? वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वर्तमान की बात करें आज के समय की, तो लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से हैं, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं और 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से। राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? देखिए, राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो लोकसभा के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यानी राज्यों के अंदर जो चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है, उनके चुनाव कराते वक्त जो जनता के द्वारा सांसद चुने जाते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधि लोकसभा में जाकर के करते हैं, ठीक है। तो वो करते हैं कौन? राज्यों का प्रतिनिधित्व। भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, इसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया है, उसे मत देने का अधिकार होता है, ठीक है। यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक है, वो मतदान करके अपने प्रतिनिधित्व को चुनता है और उसका प्रतिनिधित्व संसद में जाकर के, लोकसभा में जाकर के उसके क्षेत्र को उसके क्षेत्र का वो प्रस्तुत करता है, उसके क्षेत्र के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। 61वां संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा जो पारित किया गया था, उससे पहले क्या था? उससे पहले था कि भाई 21 वर्ष आयु थी मत देने की, ठीक है। तो इस 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। कब? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1988 में। 1988 से पहले जो था वो मत देने का अधिकार 21 वर्ष की आयु का था, इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिए, संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को चुनने की विधि को निर्धारण अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। संघ राज्य का है, संघ राज्य है जो केंद्र के द्वारा, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो संघ राज्य हैं। तो इसमें भी एक चुनावी प्रणाली बनाई गई है, जिसके द्वारा 1965 में चुनावी प्रणाली प्रणाली जो है बनाई गई थी, जिसमें क्या है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। लोकसभा के सदस्य कौन है? सांसद जिसे कहते हैं। मनोनीत सदस्य की बात करें या नॉमिनेटेड, ठीक है, नामित मनोनीत कहते हैं इसे, या फिर नॉमिनेटेड सदस्य कहते हैं, ठीक है। अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को नॉमिनेट करता है। शुरुआत में यह उपबंध 1960 तक के लिए था, लेकिन 95वें संविधान संशोधन के अधिनियम के बाद 2009 में इस उपबंध को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी एंग्लो इंडियन समुदाय, ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय को के 2 प्रतिनिधित्व को चुनता है कौन? नॉमिनेट करता है कौन? करता है राष्ट्रपति करता है। तो पहले ये 1960 तक के लिए था, लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में लाया गया, जिसे 2020 तक के लिए इस रूल को जो है बना दिया गया। लोकसभा की चुनावी प्रणाली की बात करें, लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस संबंध में संविधान में 2 उपबंध बनाए गए हैं। क्या है? लोकसभा में सीटों का आवंटन, जो लोकसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, वो प्रत्येक राज्य की ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जिनकी जनसंख्या 7 लाख से कम हो। एक लोकसभा में जो सीटों का जो सीटें जो बनाई गई है वो इस प्रकार से बनाई गई है कि भाई जो स्थान है, जैसे मान लीजिए किसी एरिया में एरिया बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा स्थान है, तो डिसाइड कैसे किया जाएगा? डिसाइड किया जाता है कि भाई उस एरिया में कितनी जनसंख्या है, ठीक है, उसके आधार पर उस क्षेत्र का जो है लोकसभा क्षेत्र जो है डिसाइड किया जाता है। और ये जो रूल है ये वहाँ पर ख़त्म हो जाता है जहाँ पर जनसंख्या जो है, मान ली किसी स्टेट के अंदर जनसंख्या 7 लाख से कम है,
हो सकता है ऐसा ऐसा किसी संघ राज्य क्षेत्र में भी हो, ठीक है, तो वहां पर ये रूल जो है वो काम नहीं करता है। दूसरा ये है कि भी प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभक्त किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उनको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात समस्त राज्यों में यथासंभव एक ही हो। यानी कि जो एरिया, जो स्थान मिला गया है, ठीक है, जो स्थान है उसका अनुपात उसकी जनसंख्या के अनुपात से उसको विभक्त किया जाएगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि भाई ये क्षेत्र जो है वो लोकसभा के इतना एरिया जो है वो इस लोकसभा के अंतर्गत आता है। तो ये एक तरीका बनाया गया है, सांसद संसद के द्वारा जो है ये तरीका बनाया गया है कि भाई लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, ठीक है, लोकसभा में एक लोकसभा में कितना क्षेत्र आएगा। तो ये इस तरीके से इसको बनाया गया है। संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति का निर्धारण करे, और ये जो नियम बनाया गया है ये संसद के द्वारा बनाया गया है और संसद को इसका अधिकार है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रत्येक राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया था। 1976 में जो है एक संविधान संशोधन बनाया जाता है 42वां, जिसके अंदर जो है स्थिर कर दिया जाता है 2000 तक के लिए। उन्होंने कहा भाई सन 2000 तक के लिए जो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है उसको स्थिर किया जाता है, यानी प्रत्येक लोकसभा जो थी उसको स्थिर कर दिया गया था कि भाई इतना एरिया इस लोकसभा के अंदर आएगा, ये इस लोकसभा का क्षेत्र है, ये इस लोकसभा का क्षेत्र है, और इतनी सीटें जो है वो निर्धारित की जाती है। ये कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था, 42वें संविधान संशोधन में। और इसको सन 2000 तक के लिए फिक्स कर दिया गया था, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे सन 2000 तक। इस प्रतिबंध को 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के मामले में 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद देखिए 2001 में क्या होता है, 84वां संविधान संशोधन लेके आता है और लेकर के आते हैं और फिर 25 वर्षों तक के लिए इसको सेम कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 की जनगणना के जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः समायोजन एवं संयुक्तकरण कर सकती है। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया है, ना कि 1991 की जनगणना के आधार पर। यानी कहने का मतलब ये है कि 2001 में 84वां संशोधन आया और उसमें ये कहा गया कि भाई जो 1976 के संविधान संशोधन में किया गया था कि भाई इतना क्षेत्र इस लोकसभा के अंदर आता है, ठीक है, और इतनी सीटें इस लोकसभा के अंदर आती है, उसी कानून को जो है 25 वर्षों तक के लिए आगे जो है बढ़ा दिया गया। लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं क्या होती है? तो सबसे पहली योग्यता भाई भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु जो है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और कुछ ऐसी अन्य योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए जो संसद के द्वारा मांगी गई हो। लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव होता है। यानी मान लीजिए कोई सरकार चुन करके आती है, वो सरकार बहुमत के साथ जो सरकार चुन करके आती है उसमें से क्या होता है, अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ठीक है। जो पार्टी का मेन आदमी होता है वो एक व्यक्ति का नाम मनोनीत करता है, नॉमिनेटेड करता है कि भाई इस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना है, और फिर चुनाव होता है, ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव, और फिर उसको अध्यक्ष जो है बनाया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। यानी लोकसभा में जो अध्यक्ष बनाया जाना है उसकी तारीख को कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल का पद धारण करता है, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद लोकसभा व उसके प्रतिनिधित्व का मुखिया होता है। जो अध्यक्ष जो होता है वो जो भी लोकसभा के सदस्य हैं उनका एक तरीके से मुखिया होता है। वह सदन सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है, जो उनका प्रतिनिधित्व करता है, उसका जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय जो है वो माना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं को अपनी शक्तियों व कर्तव्यों को प्राप्त करता है। यानी कि भारत के संविधान के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष को जो शक्तियां, जो कार्य करने की जो कार्य संचालन के नियम हैं, उन सबको
जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो मानता है। इसके बाद बात करते हैं राज्यसभा की। तो देखिए राज्यसभा का जो गठन है, अ, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, 250 निर्धारित की गई है। यानी राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 238 तो राज्यों में से आते हैं और संघ राज्यों में से आते हैं, ठीक है, और 12 जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्य को नॉमिनेटेड करता है, ठीक है, कहाँ से, कला के क्षेत्र में से, विज्ञान के क्षेत्र में से, समाज के क्षेत्र में से, खेल के क्षेत्र में से, यहाँ से जो है जो नामी व्यक्ति होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेटेड करता है राज्यसभा में। वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, ठीक है। टोटल सीटें कितनी निर्धारित की गई है, 250 सीटें निर्धारित की गई है, यानी 5 सीटें अभी भी, 5 सदस्य जो है वो अभी भी बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इस समय 245 सदस्य ही राज्यसभा के सदस्य हैं। इनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी 229 जो है वो राज्यों से हैं, 4 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं, और 12 जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, देखिए राज्यों में राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी जो भी राज्य से जो आता है, मान लीजिए एक राज्य की विधानसभा है, ठीक है, उस विधानसभा के जो सदस्य हैं, उस विधानसभा के अंदर जो सरकार जीती है, वो जो उसके सदस्य हैं विधानसभा के, वो डिसाइड करते हैं कि भाई किस व्यक्ति को राज्यसभा के अंदर भेजा जाना है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तय करते हैं कि उनकी विधानसभा से कौन सा व्यक्ति जो है वो राज्यसभा के अंदर जाएगा। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यानी जो राज्यसभा है उनकी सीटों का जो बंटवारा है वो उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य हैं, जबकि त्रिपुरा से एक सदस्य है। यानी जो सीटों का बंटवारा जो किया जाता है इसके अंदर, वो कैसे किया जाता है, वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर और स्थान के आधार पर किया जाता है। यानी जितना बड़ा स्थान होगा उतने बड़े उसके अंदर लोकसभा क्षेत्र होंगे, ठीक है, और उतने ज़्यादा ज़्यादा भी होंगे लोकसभा क्षेत्र। तो जितने ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र होंगे उतने ज़्यादा उसके अंदर प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे। तो इसी हिसाब से जो है, जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतने ज़्यादा लोकसभा के सदस्य होंगे और उतने ही ज़्यादा राज्यसभा के सदस्य भी होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि भाई राज्य की जनसंख्या कितनी है, राज्य का क्षेत्र कितना बड़ा है, ये इस पर डिपेंड करता है। इसी का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, 31 सदस्य हैं, ठीक है। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा एक छोटा एरिया है, उसकी जनसंख्या भी काफ़ी कम है, तो वहाँ से सिर्फ देखिए एक ही सदस्य आता है। तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे। वहीं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एवं एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 7 संघ शासित राज्य प्रदेशों में सिर्फ 2 प्रतिनिधि राज्यसभा में है। देखिए पहले कितने थे, 7 थे, लेकिन आज के समय की बात करें तो अब 8 संघ राज्य शासित प्रदेश हो गए, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 हो चुके हैं। तो पहले 7 जो थे उनमें से केवल 2 ही राज्यसभा के अंदर जाते थे। यानी कि राज्यसभा के अंदर जो सदस्य जाते थे वो केवल 2 ही जा पाते थे 7 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर से। अन्य 5 संघ राज्यों की संघ शासित प्रदेश जो होते हैं, राज्य जो होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, उनकी जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व जो है वो प्राप्त नहीं है। क्योंकि जो अन्य संघ शासित प्रदेश है या केंद्र शासित प्रदेश है उनकी जनसंख्या क्या है, कम है, ठीक है। इसीलिए जो है जनसंख्या के आधार पर भाई रूल बनाया गया है कि जनसंख्या के आधार पर जो है सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो वो इस क्राइटेरिया को जो है वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इस क्राइटेरिया को पास नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनका प्रतिनिधित्व जो है वो राज्यसभा में नहीं जा पाता है। तो इसीलिए बताया गया है भाई जो संघ राज्य प्रदेश, संघ शासित प्रदेश है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से 7 में से, ठीक है, सिर्फ 2 ही राज्यसभा के अंदर जा पाते हैं।
अब बात करते हैं नॉमिनेटेड की। भाई नॉमिनेटेड कौन कौन है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड लोगों को भेजता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। वो किस किस सदस्य किस क्षेत्र में से भेजता है? कला के क्षेत्र में से भेजता है, साहित्य में से, विज्ञान में से, या फिर कोई अच्छी समाज सेवा कर रहा है, इनमें से। ठीक है, इनमें इनके संबंध में से विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव इनको होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों का नामांकित किया जाता है। इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? इसके पीछे उद्देश्य होता है कि भाई जो नामी व्यक्ति है वो बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके। यानी कि जिस व्यक्ति ने देश के लिए अच्छा काम किया है, वो वो देश के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं उसमें भी अपनी भागीदारी जो है वो रख सके। इसी इसके पीछे ये उद्देश्य होता है। राज्यसभा के लिए भाई योग्यताएं क्या होती है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और आयु जो है वो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी 30 वर्ष से कम वाला व्यक्ति जो है वो राज्यसभा में नहीं जा सकता है। वहीं लोकसभा में 25 वर्ष मांगी गई है, और उसके पास अन्य ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए संसद द्वारा मांगी गई हो। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कहते हैं उसे। ठीक है, सभापति कहते हैं, पीठासीन अधिकारी भी कहते हैं। वह कौन होता है? वह उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं कर सकता है। यदि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है उपराष्ट्रपति, मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है और उसके रूप में काम कौन कर रहा है? उपराष्ट्रपति काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो राज्यसभा का सभापति नहीं बन सकता है। राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति से हटाया जा सके। यानी कि जब उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाएगा उस व्यक्ति को, तो वो राज्यसभा के सभापति के पद से भी ऑटोमेटिक हट जाता है। पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होते हैं। यानी जिस तरीके से लोकसभा का सदन चलता है उसी तरीके से राज्यसभा का सदन भी चलता है, और कुछ कुछ जो शक्तियां होती है वो पीठासीन अधिकारी की और लोकसभा के अध्यक्ष के लगभग बराबर सी ही होती है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास जो है वो दो विशेष शक्तियां होती है। ठीक है, जो सभापति के पास नहीं होती। यानी जो राज्यसभा के जो सभापति होती है उसके पास ये दो शक्तियां नहीं होती हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वो चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो उसके पास पावर जो है ना वो ज़्यादा होती है। तो दो विशेष शक्तियों का प्रावधान रखा गया है जो राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होती बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। उसका अंतिम निर्णय भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी भी होता है। देखिए, संसद की एक संयुक्त बैठक होती है जहाँ पर राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य जो है बैठते हैं, तो उस समय उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? उस समय लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा के साथ समान स्थिति। यदि बात करें राज्यसभा की लोकसभा के साथ समान स्थिति की, तो देखिए सामान्य विधायकों का प्रस्तुतिकरण और उसको पारित करना किसका इन दोनों दोनों के लिए समान है एक तरीके से। यानी जो भी कानून रखे जाते हैं वो लोकसभा के अंदर भी रखे जाते हैं, उसके बाद वो राज्यसभा के अंदर भी रखे जाते हैं, तो दोनों का समान एक तरीके से कार्य है। संवैधानिक संशोधन विधेयकों का प्रस्तुतिकरण और उनको पारित करना, यानी जो भी विधेयक उनके अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं उनको संविधान के दायरे में रह करके देखना, पढ़ना और उनको पारित करना दोनों का काम है। राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग ये दोनों का काम है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और पद से हटाया जाना, इसमें भी दोनों का काम समान होता है। राष्ट्रपति को उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं लेखा महानियंत्रक को हटाने की सिफारिश जो है वो लोकसभा भी कर सकती है, राज्यसभा भी कर सकती है। तो यहाँ पर इनको समान अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेशों की स्वीकृति जो है लोकसभा कर सकती है, राज्यसभा दोनों करेंगी। राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति दोनों सदन को प्राप्त होते हैं। संवैधानिक इकाइयाँ जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि की रिपोर्ट पर विचार करना ये दोनों का काम होता है। ठीक है, राज्यसभा का भी लोकसभा का भी। अब असमान स्थिति क्या है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग कब होती हैं? तो देखिए, धन विधेयक का सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है, राज्यसभा में इसका प्रस्तुतिकरण नहीं किया जा सकता। यानी धन विधेयक से जो मतलब होता है वो सीधा सीधा लोकसभा का मतलब होता है, राज्यसभा का इससे कोई मतलब नहीं होता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार
या संशोधित जो है वो नहीं कर सकती। उसे इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है। यानी एक तरीके से यहाँ पर राज्यसभा जो होती है वो मौन के रूप में काम करती है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति काम करता है, कई कुछ जगहों पर राष्ट्रपति जो है वो मौन के रूप में कार्य करता है, उसे प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व जो है वो करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से धन विधेयक में लोकसभा का काम एक मौन रहने का काम होता है, वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। लोकसभा के पास ये अधिकार होता है कि वो राज्यसभा द्वारा जो सिफारिश की गई है उसको स्वीकार करे या ना करे, वो लोकसभा की एक तरीके से अधिकार क्षेत्र में आती है। दोनों मामलों में इससे दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत जो है माना जाता है। यदि मान लीजिए कुछ संशोधन करने के लिए राज्यसभा कहती भी है कि भाई धन विधेयक में संशोधन हो जाना चाहिए, तो उसको स्वीकार करना या उसको अस्वीकार करना वो लोकसभा के ऊपर है। वो चाहे तो उसको स्वीकार कर सकती है, चाहे तो ना स्वीकार करे उसे। दोनों मामलों में जो है वो विधेयक जो है वो पारित कर दिया जाता है। कोई धन विधेयक है या नहीं इसे बताने का अंतिम निर्णय किसके पास होता है? वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक में लोकसभा अधिक संख्या बल के कारण जीतती है, क्योंकि लोकसभा के अंदर एक तो सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए लोकसभा जो है वो अपनी संख्या बल के आधार पर हमेशा जीत जाती है। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, उसके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। तो ये एक सबसे बड़ा एक तरीके से डिफरेंस कह सकते हो लोकसभा और राज्यसभा में। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा पारित कराया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा पारित इसको नहीं कराया जा सकता। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टरों की मंत्रिपरिषद बनाई जाती है, उसमें यदि किसी मंत्री को हटाना है तो इसमें भी राज्यसभा कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इसको नहीं हटा सकती है। ये अधिकार भी किसके पास होता है? ये लोकसभा के पास होता है। तो ये कुछ ऐसे कानून और अधिकार हैं जो लोकसभा के पास होते हैं, राज्यसभा के पास नहीं होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।